हेलो दोस्तों, 2 दिन के गैप के बाद आज हमारा नया वीडियो हम लेके आए हैं मांग की लोच। मांग की लोच जो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है उसके अंदर हमने एक पहले मांग का नियम पढ़ा था, आपको याद होगा। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती है। एवं विलोमशः यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि मांग का जो नियम है वो एक गुणात्मक कथन है। गुणात्मक कथन मतलब मांग की मात्रा तथा कीमत में परिवर्तन की दिशा को बताता है। दिशा मतलब कीमतें बढ़ेगी तो मांगी गई मात्रा घटेगी, लेकिन मांग का नियम हमें यह नहीं बताता कि कीमत में 5% परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। मतलब मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जबकि अगर हमें इसे परिमाणात्मक रूप में मापना है तो हमें मांग की लोच का सहारा लेना पड़ेगा, जो आज का हमारा विषय है, मांग की लोच। अब ये होती क्या है? सबसे पहले हम ये देखें कि मांग की लोच क्या होती है। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु, जैसे कोई पेन है, उस पेन की प्राइस में अगर 5% चेंज होता है, 5% परिवर्तन होता है, तो उस पेन की डिमांड में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसका अगर रेशियो निकाल देंगे तो वो मांग की लोच हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखें, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये क्या कहलाता है? डेल्टा क्यू मतलब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसी तरह से डेल्टा पी, डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा जो कि चेंज को बताता है, परिवर्तन को बताता है। तो कीमत में परिवर्तन इनटू प्रारंभिक कीमत अपॉन प्रारंभिक मात्रा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि 5 रुपये प्रति केले के भाव से कोई व्यक्ति 15 केले प्रतिदिन क्रय करता है। ये देखिए, 5 रुपये प्रति केले के भाव से कोई व्यक्ति 15 केले क्रय करता है। कीमत बढ़कर 7 रुपये प्रति केला हो जाने पर मांगी गई मात्रा 12 केले हो जाती है। तो मांग की लोच क्या होगी? फॉर्मूला वही लगाया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो आप देखेंगे क्यू क्या है? सबसे पहले 15, कितना खरीद रहा था? 15 केले खरीद रहा था, जब कीमत क्या थी? 5 रुपये। ये पी, कीमत बढ़ करके 7 रुपये हो गई, P1, जिसे हमने नाम दिया P1। तो डिमांड कितनी हो गई? Q1 12 हो गई, मतलब 3 कम हो गई। तो ये डेल्टा क्यू क्या हुआ? 15 में से 12 घटाए तो 3 बचे। इसी तरह से डेल्टा पी, 7 में से 5 घटाए तो 2 बचे। तो कुल मिला के इसको हमने सॉल्व किया। देखो, डेल्टा क्यू 3/2 इंटू 5/5, ये काट पीट के इसको किया तो 1/2 आया, दैट इज 0.5। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई? 0.5 आई। ऐसा एक सवाल आपके सीधा आ सकता है एग्जाम में। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखें, जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि कीमत के अंदर 5% चेंज होता है और मांग में कितना होता है? 2% ही होता है, मीन्स कीमत की तुलना में कम हुआ है, तो मांग की लोच क्या होगी? लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी, अर्थात बेलोचदार होगी। बेलोचदार मतलब कम लोचदार होगी। सेकंड चीज देखें, अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो वो बेलोचदार होती है। उसका कारण ये है कि अगर कोई अनिवार्य वस्तु है, जैसे कि फूड, हमको खाना खाना ही है, तो हम अगर उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, वृद्धि हो जाए तो भी खाना है, और अगर कमी हो जाए तो भी वो उतनी की उतनी मात्रा खा पाएंगे। तो हम उसकी ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। कीमत कम होगी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर कीमत बढ़ गई तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे, वो लगभग वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए इसके ऊपर कीमत का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए खाद्यान्न की जो मांग की लोच होती है वो कैसी होगी? बेलोचदार होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। वापस बोल दूं, इसके अंदर हमने ये सीखा है कि मांग की लोच होती क्या है। मांग की लोच क्या होती है? वही कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। फिर एग्जाम्पल देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन
की तुलना में मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम है तो मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार होगी। अर्थात अनिवार्य वस्तुएं जो नेसेसिटीज़ है उनकी डिमांड जो होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, वो कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, बेलोचदार होगी। अगला देखें, देखिए जब मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होते हैं, जैसे देखिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ 5% और डिमांड में चेंज कितना हुआ? 10%, तो इसको हमने क्या बोल दिया? मांग की लोच इलास्टिसिटी कितनी होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, अर्थात लोचदार होगी। अब सीधा अगला क्वेश्चन, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? विलासिता की वस्तुएं जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, लग्जरी कारें हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, उनकी मांग की लोच कैसी होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, अर्थात उनकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो, अर्थात प्राइस में चेंज 5% और डिमांड में भी कितना? 5%, तो सेम हो जाएगी, तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। ठीक है, इसके अंदर आगे क्या बता रखा है? इन्होंने बताया कि आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? इक्वल टू 1 होती है। आरामदायक वस्तुएं वो वस्तुएं जो कि जीवन के आराम के लिए होती है, जैसे चेयर हो गई, सोफा हो गया, टीवी हो गई, ये चीज़ें क्या है? आरामदायक वस्तुएं। तो आपकी अगर प्राइस अगर 5% कम होती है तो उनकी डिमांड भी 5% बढ़ जाएगी, मीन्स इक्वल टू 1 होगी, 1 के बराबर होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसको रीड आउट करना होगा। आगे देखें, देखिए एक रेखिक मांग वक्र पर लोच क्या होगी? रेखिक मांग वक्र का मतलब क्या हुआ? लीनियर डिमांड कर्व, ये देख रहे हैं आप, कैसा? ये इस तरह का एक रेखिक मांग वक्र। अब इस डिमांड कर्व पे अगर किसी भी पॉइंट पे हमें अगर मांग की लोच निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? बिंदु से नीचे का भाग अपॉन बिंदु के ऊपर का भाग। ये जैसे बिंदु है कोई, इसके नीचे का भाग ये पूरा होगा और इसके ऊपर का भाग कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इलास्टिसिटी कैसी होगी? इन्फाइनिटी होगी, अनंत होगी। इसको क्या बोलेंगे? इन्फाइनिटी, दैट इज कॉल्ड अनंत। कितनी हो सकती है? क्योंकि नीचे का भाग इतना है, ऊपर का भाग है ही नहीं, तो अगर 0 में इतने का भाग देंगे, इसको नाम दे दिया ई ए और इसको दे दिया ई, तो क्या कितनी संख्या का भाग दिया? तो क्या आया? कितनी संख्या आ सकती है? 0 में जब किसी का भी भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है। तो यहाँ पे मांग की लोच कैसी होगी आपकी? इन्फाइनिटी होगी। यहाँ कैसी होगी? इस पॉइंट पे अगर देखते हैं अपन तो कैसी होगी? देखो नीचे का भाग इतना है, ऊपर का भाग इतना सा है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा? बिंदु के नीचे का भाग क्या है? बहुत बड़ा है, इतना, और ये छोटा है, तो छोटे का बड़े में भाग देंगे तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी होगी? 1 से ज़्यादा होगी। इसी तरह से यहाँ क्या है? नीचे का पार्ट ही इतना और ऊपर का पार्ट इतना, दोनों बराबर है, तो क्या होगा? इक्वल टू 1, 1 के बराबर आएगी। यहाँ क्या है? नीचे का पार्ट इतना, ऊपर का पार्ट इतना, मतलब नीचे के भाग में बहुत ज़्यादा पार्ट का भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा? लेस देन 1 आएगा। और यहाँ क्या? नीचे का पार्ट है ही नहीं, ऊपर का पार्ट इतना है, तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के एक लीनियर जो डिमांड कर्व है आपका, रेखिक मांग वक्र है, उस पर हमको अगर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे का भाग अपॉन पॉइंट के ऊपर का भाग, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। आगे देखें, यदि P = 0, मतलब कीमत 0 है, ये यहाँ पे देखो आप, कीमत यहाँ 0 है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी भी 0 होगी। यदि Q 0, देखना आप, Q 0, Q मतलब क्वांटिटी अगर आपकी 0 है, वो भी यही है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इन्फाइनिटी होगी। देखो ये Q 0, तो इलास्टिसिटी यहाँ कितनी हुई? ये इतनी इन्फाइनिटी हुई। प्राइस = A/2B, A/2B का मतलब ये आधे पार्ट में, ये A/2B, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी। फिर आगे वही चीज़ बता रखी है, यदि P = (0), अर्थात कीमत धनात्मक है, 0 से ज़्यादा है, परंतु लेस देन किससे है? इससे, 0 से तो अधिक है लेकिन इससे कम है, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी? लेस देन 1 होगी। ये यहाँ देख रहे हैं आप, 0 से अधिक लेकिन A/2B से कम। इसी तरह से कीमत अगर P से ज़्यादा, P मतलब यहाँ से ज़्यादा, लेकिन तो क्या होगा? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि यदि आपकी कीमत 0 है तो इलास्टिसिटी भी 0 होगी, यदि क्वांटिटी 0 है तो इलास्टिसिटी अनंत होगी,
यदि कीमत आपकी A/2B है तो इलास्टिसिटी जो मांग की लोच होगी वो इक्वल टू 1 होगी। और यदि कीमत जो है वो धनात्मक है, 0 से अधिक है तो क्या होगा, लेकिन A/2B से कम है तो लेस देन 1 होगी। और अगर ग्रेटर देन A/2B इसकी तुलना में ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब 1 से अधिक होगी। तो ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। अगला देखें, जहां मांग वक्र क्षैतिज हो तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। जहां मांग वक्र क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल इस तरह का हो, इस तरह का, ये देखिए ये वाला यहाँ क्या है, इस तरह का, तो ये क्या हो गई, इन्फाइनिटी हो गई। जहां मांग वक्र क्षैतिज समस्तर अक्ष पर मिले, मतलब कहाँ मिल रहा मांग वक्र, ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पे, ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, मतलब समस्तर अक्ष, क्षैतिज अक्ष। तो यहाँ आपका मांग वक्र मिलेगा, इस डायग्राम में देखिए पीछे वाले में, ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है। जहाँ मांग वक्र, ये पूरा मांग वक्र है, ये अगर समस्तर अक्ष मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस पे यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। और अगर वर्टिकल एक्सिस पे मिले तो, लंबवत अक्ष पर मिले तो, देखो जहाँ मांग वक्र ऊर्ध्वस्तर अक्ष लंबवत पर मिले तो इलास्टिसिटी इन्फाइनिटी होगी, ये इधर। यहाँ अगर मिलता है आपका मांग वक्र, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, लंबवत अक्ष ये, अब यहाँ आपका जो डिमांड कर्व है ये यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ इलास्टिसिटी कितनी है, इन्फाइनिटी है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। अगला देखें, कुछ मांग वक्र ऐसे होते हैं जहां मांग की लोच पूर्णतया स्थिर होती है। स्थिर होती है मतलब एक जैसी होती है, जिसमें पहला मांग वक्र कैसा है, वर्टिकल, लंबवत, इसको लंबवत कहेंगे। तो यहाँ इलास्टिसिटी कैसी होगी, 0 होगी। आप देखो कीमत में कितनी भी वृद्धि या कमी की जाए, इधर कीमत है, यहाँ मात्रा है, लेकिन मात्रा जो है वो फिक्स है, इतनी की इतनी, न बढ़ा रहे हैं न कम कर रहे हैं, तो कैसी होगी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आपकी बिल्कुल 0 होगी, मांग की लोच 0 होगी। सेम इसी तरह से यदि ये मांग वक्र जो है वो आपका कैसा है, क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल है, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, इन्फाइनिटी होगी। इलास्टिसिटी आपकी अनंत होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन मांग अपने आप ही चेंज होती चली जा रही है, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, इन्फाइनिटी, अनंत होगी। सीधा प्रश्न आ जाए कि यदि मांग वक्र क्षैतिज है तो मांग की लोच क्या होगी, तो अनंत होगी। इसी तरह से एक और जो क्वेश्चन है कि यदि मांग वक्र इस तरह का है, उसको क्या बोलेंगे, आयताकार अति परवलय, आयताकार अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी होगी, इक्वल टू 1 होगी। यहाँ ऐसा क्यों है देखिए इन तीनों चित्रों के लिए मैंने लिखा है वापस यहाँ पे, चित्र फर्स्ट में कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इलास्टिसिटी क्या है, 0। कीमत में कितना ही परिवर्तन कर दो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह चित्र 2 में कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होने पर भी मांग में अनंत परिवर्तन होता है। देखिए कीमत फिक्स है लेकिन मांग बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा डायग्राम बचा उसमें क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और वहाँ इलास्टिसिटी कैसी होगी, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। वो इस अगले वाले में देखें अपन, देखें चित्र 3 में एक समकोण आयताकार अतिपरवलय है, जहां इलास्टिसिटी क्या है, मांग की लोच इकाई के बराबर है, क्योंकि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन सदैव समान रहता है। यदि कीमत में परिवर्तन 5% होता है तो मांग में भी प्रतिशत परिवर्तन 5% ही होगा, अतः इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपन आगे देखें इसको, देखिए मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व क्या हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि मांग की लोच को डिसाइड करते हैं कि मांग की लोच कितनी होगी, किसी वस्तु की मांग की लोच कितनी होगी। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखिए यह मुख्यतः वस्तु की प्रकृति एवं वस्तु के स्थानापन्न पदार्थों की उपलब्धता मांग की लोच को निर्धारित करती है। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला तत्व कौन सा है, वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति मतलब वो अनिवार्य वस्तु है या विलासिता की वस्तु है। दूसरा कि
उसके स्थानापन्न पदार्थ कितने हैं। यदि स्थानापन्न पदार्थ ज़्यादा होंगे तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, यदि कम है तो कम होगी। तो इस तरह से लिखा, देखो खाद्य पदार्थों, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनिवार्य वस्तु चाहिए हमें, कि कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में कम परिवर्तन होता है, क्योंकि कीमतें बढ़ भी जाए तो भी खाना चाहिए, कीमतें कम भी हो जाए तो भी उतना को उतना खाएंगे अपन। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। इसी तरह से विलासिताओं की वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से उनकी मांग में अधिक परिवर्तन होगा। यदि कोई ब्रांडेड कपड़ा है, उसकी कीमत 5% गिरती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड को 10% बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें चाहिए, वो लग्जरियस गुड है, तो उसकी इलास्टिसिटी कैसे होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अतः अगला, यदि किसी वस्तु के निकट के स्थानापन्न सरलता से प्राप्त हैं तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी एवं विलोमशः। मतलब जितनी ज़्यादा स्थानापन्न वस्तुएं होगी उतनी ही इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे चाय की एक दुकान है, वो आपको 5 रुपये में एक चाय दे रहा है, उसके पास में 2-3 थैले और हैं जहाँ पे आपको अच्छे से चाय सेम 5 रुपये में मिल सकती है। अगर पहला थैले वाला अगर उसके 6 रुपये कर देता है तो आप उसके पास से तुरंत चले जाओगे, क्योंकि सब्सटीट्यूट अवेलेबल है आपके पास, स्थानापन्न वस्तु अवेलेबल है, तो आप वहाँ चले जाओगे। इसलिए इलास्टिसिटी क्या होगी, मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मांग की लोच एवं वस्तु पर होने वाला व्यय। आप जानते हैं कि मतलब कोई वस्तु, जैसे कोई पेन है, यदि हम 5 पेन खरीदते हैं और 5 रुपये पर पेन के हिसाब से, तो 25 रुपये हमारा व्यय होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कीमत में परिवर्तन का उसके व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब मांग की लोच एवं वस्तु पर व्यय। देखिए, किसी वस्तु पर व्यय उसकी मांग के बराबर होता है तो उस वस्तु की कीमत का गुणक होता है। कीमत का गुणक मतलब जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी, जैसे 5 पेन खरीदे, यहाँ देखिए कीमत इक्वल टू 2 रुपये, मांग कितना 50 इकाई, तो व्यय कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु पर होने वाले व्यय में कितना परिवर्तन होता है, यह कीमत परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। मतलब ये बता रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन आता है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, यह किस पर डिपेंड करेगा, कीमत परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया। मतलब कीमत में कोई चेंज होने से मांग में कितना चेंज होता है, क्या रिस्पॉन्स देती है डिमांड, क्या प्रतिक्रिया देती है, उस पर डिपेंड करेगा। ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करिए। अगला पॉइंट जो है वो क्या है, देखिए अगला पॉइंट सबसे लास्ट में है ये। हमने एक ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में क्या किया, देखिए यहाँ तो लिया हमने व्यय और यहाँ लिया हमने कीमत। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना है व्यय का। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ कीमत P1 है पहले, जहाँ पे वो इतना एक्सपेंडिचर कर रहा है, इतना व्यय कर रहा है। जैसे ही उसकी कीमत बढ़ के P2 होती है, वो अपना व्यय बढ़ाकर इतना कर देता है। तो यहाँ क्या देखो, यहाँ कीमत बढ़ने पर व्यय बढ़ता है एवं कीमत घटने पर व्यय घटता है। अगर कीमत P2 से P1 होती है तो व्यय भी आपका यहाँ से घट के इतना हो जाएगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी कैसी होगी, बेलोचदार होगी, बेलोचदार होगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि यदि कीमत और वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच कैसी होगी, लेस देन 1 होगी। एक ही दिशा में परिवर्तन, एक ही दिशा में परिवर्तन, ये इसकी महत्वपूर्ण चीज है। यदि कीमतें बढ़ती है तो व्यय स्थिर, घटती है तो भी व्यय स्थिर, कीमत परिवर्तन पर भी व्यय समान है, इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से आगे देखें, यदि कीमत P4 से P5 होती है, बढ़ती है, तो देखो व्यय घट गया, कितना हो गया, पहले इतना था अब इतना आ गया। ठीक है, और कीमतें अगर घटती है तो व्यय आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में तो क्या होगा, मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए ये आपकी कीमत थी P4, व्यय कितना था, इतना। जैसे ही कीमत बढ़ी आपका व्यय कम होकर के इतना हो गया। यदि कीमतें कम होती है तो व्यय वापस बढ़ के इतना हो जाता है। मतलब इलास्टिसिटी कैसी है, ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने की संभावना है एग्जाम में, आप इसको अच्छे से लर्न करिए। लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है आयताकार अतिपरवलय, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका समीकरण क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयताकार अतिपरवलय का जो कर्व है वो एक्स वाई इज इक्वल टू सी होता है। मतलब एक्स मात्रा, वाई पे कीमत, जो दोनों बराबर किसके होते हैं, एक स्थिर राशि के बराबर होते हैं। स्थिर राशि वो कुछ भी हो सकती है, 5, 25, 50 जो भी होगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि
OY1P1X, देखिए OY1P1X इज इक्वल टू OY2P2X, OY2P2X दोनों ही बराबर हैं, जो C के बराबर है। किसके बराबर है? इस स्थिर राशि के बराबर है। यदि PQ इज इक्वल टू E, यहाँ पर इलास्टिसिटी स्थिर है, मतलब तो यह आयताकार अति परवलय है, अर्थात व्यय स्थिर है, वह इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये व्यय कीमतें पहले माना कि इतनी थी, अब कीमतें कम होकर इतनी हो गई, P से P1 हो गई, तो पहले व्यय इतना हो रहा था, अब व्यय बढ़ करके इतना हो गया, तो ये और ये सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी आपकी कीमत घटी उतना का उतना आपका व्यय भी बढ़ गया सेम अमाउंट में, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? आयताकार अति परवलय हो गया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और वहाँ इलास्टिसिटी कैसी होगी? हमेशा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है मांग की लोच, जो हमने आज इसको कंप्लीट किया। आप लोगों में से किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि पूर्ण प्रतियोगिता वाला जो चैप्टर है उसके भी इसी तरह से समझा दीजिए, तो मैं कल से कोशिश करूंगा कि उसका भी एक वीडियो बना के 2-3 दिन में आपको पूरा चैप्टर समझा दूं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट ऑफ।